चाह रहा है? किसान दिल्ली तो आना चाह रहा है। दिल्ली किसी की बपौती है, दिल्ली पर किसी का आधिपत्य है, दिल्ली का किसी को नाम खर्रा लिखकर दे दिया गया है। 2.5 साल से ऊपर हो गया, वो लोग यही तो कह रहे हैं कि प्रभु जो वादा किया था वही तो पूरा कर दीजिए। और कौन अड़ा हुआ है जिद पर? जिद पर केंद्र सरकार अड़ी हुई है। इनको रत्ती भर भी भरोसा होता, 90 दिन तो रह गए सरकार बनने में, ये जाके किसानों से कहते कि तुम पीछे आ जाओ, 90 दिन बाद हमारी सरकार आने वाली, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता आएगा तो मोदी ही। अमेठी से क्या लड़ेंगे राहुल गांधी, या फिर वहां का मोर्चा छोड़ देंगे हारने के बाद? जो पार्टी उनके साथ आ जाती उसमें गड़बड़ा जाता। तो एक लाइन में कहूंगा, अंतर विरोधों से भरा हुआ गठबंधन, अंतर विरोधों से भरी हुई पार्टी, आशंकाओं से भरा हुआ नेतृत्व, वो पूरी तरीके से जनता के द्वारा तिरस्कृत। कांग्रेस आला कमान अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। कांग्रेस से नेताओं का पलायन लगातार जारी है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया सिरनीत के बीच तीखी बहस। दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि बीजेपी और बीजेपी के कुछ चरणवंदक जो हमारी पार्टी के साथ विधायक बन गए थे छेठो, उनको लगा क्योंकि ट्रक ड्राइवर का बेटा है, 4 बार का एमएलए, इससे पहले कभी मंत्री नहीं रहा, पहली बार बना है, इनको हम निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की पूछ है, हम दिल्ली में बैठकर 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बदल देते, हम दिल्ली में बैठकर 3 बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नहीं बदल देते, हम दिल्ली में बैठकर नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान पे जब तलवारें खिंच जाती हैं तो चुप नहीं बैठते हैं, हम जब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की सिर फुटौल होता है तो मुंह नहीं बंद कर लेते, आंखें नहीं मूंद लेते हैं। अभी और थोड़ी व्याख्यान करने पे आ जाऊंगी तो सारी बखिया यहाँ पे खुल जाएगी। अरे उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हैं, उन 50 लाख लड़कों पर कुछ तो बोल दीजिए जिनकी परीक्षा कैंसिल हो गई, जिससे पैसे ऐंठ लिए गाजर मूली की तरह बेचारे, जो ट्रेनों और बसों में बस के गए थे पुलिस का इम्तिहान देने, जो 7 साल में पहली बार निकला था। उन 14 लाख लोगों पर कुछ तो कह दीजिए। आरो राजस्थान याद आ जाता है, इन बच्चों के आंसू नहीं याद आ रहे हैं। और केरला की बात करते हैं, अरे मान्यवर दूसरी तीसरी बार सांसद बन गए, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में, थोड़ा बहुत पॉलिसी के बारे में, थोड़ा बहुत इकोनॉमी के बारे में पढ़कर आया करिए। कभी कह देंगे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, कंपनी नहीं है, कभी कह देंगे आईएम जो है 70 के बाद बना है, आपसे क्या बहस की जाए। केरला में कमर्शियल क्रॉप होती है, कमर्शियल क्रॉप स्पाइसेस, जिसका अधिकांश हिस्सा एक्सपोर्ट हो जाता है, वो एज इट इज हाई प्राइसेस पर प्रोक्योर किया जाता है। केरला की बात कर रहे हैं, अरे फार्मर पर, यहाँ का जो किसान है वो दिल्ली आना चाह रहा है। और ये 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूं। आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश एग्री क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। किसान क्या चाह रहा है? किसान दिल्ली तो आना चाह रहा है, दिल्ली किसी की बपौती है, दिल्ली पर किसी का आधिपत्य है, दिल्ली का किसी को नाम खर्रा लिखकर दे दिया गया है। देश की राजधानी है, किसान यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से आके रामलीला ग्राउंड पर बैठना चाहता था। उसके लिए कीले बिछा दी, नेशनल हाईवे खुदवा दिए, बैरिकेड बोल्डर सब लगवा दिए, ड्रोनों से खोज खोज कर आंसू गैस के गोले डबकाए जा रहे हैं। 3 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं आप? एमएसपी का, और वो क्या मांग रहे हैं? वो वही तो आप मांग रहे हैं जो आपका वादा था। आप ही ने तो वादा किया था ना दिसंबर 2021 में कि काले कानून वापस ले लीजिए, एमएसपी की कमेटी बना रहे हैं, एमएसपी देंगे। 2.5 साल से ऊपर हो गया, वो लोग यही तो कह रहे हैं कि प्रभु जो वादा किया था वही तो पूरा कर दीजिए। और कौन अड़ा हुआ है जिद पर? जिद पर केंद्र सरकार अड़ी हुई है। और मजे की बात यह है कि मैंने अपने पहले वाले आंसर में एमएसपी का नाम ही नहीं लिया था, मैं तो बेरोजगारों की बात कर रही थी। सुधांशु जी को पता था कि एमएसपी पर फंसने वाले हैं, तो उनको बेचारे को दिमाग में आ गया कि एमएसपी पे बोल दो। किसानों की शहादत से आपके हाथ खून में सने हुए। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत तब हुई थी, 3 से ज्यादा शहादत अब हो गई। लेकिन आपकी जिद के कारण इस देश का अन्नदाता आज आतंकवादी की तरह उसके साथ बर्ताव होता है। तो कहना चाहता हूं, क्यों सुप्रिया जी व्यक्तिगत कमेंट कर करके आप अपनी भी छवि खराब करती हैं? चलिए मैं जवाब देता हूं। आतंकवादी हमने नहीं कहा था। रणवीर सिंह बिट्टू, कांग्रेस के सांसद, शहीद बेअंत सिंह जी के पोते, उन्होंने कहा था आतंकवादी है। चुनौती से कहता हूं, अगर हमारे किसी सांसद ने कहा हो, आप ही के लोगों की कहानी, आप ही के लोगों की जबानी। अब मैं आपको क्रमवार उत्तर देता हूं। आपने बहुत अच्छा बोला केरल के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूं, आपने स्वीकार कर लिया कि ये जो कानून है ये पूरे देश पे इक्वली एप्लीकेबल नहीं है। हर राज्य की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। देखिए, आप बोल रही थी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप मत खोइए। देखिए, आपने स्वीकार कर लिया कि केरल की स्थितियां अलग हैं, इसका मतलब हुआ हर राज्य का अलग अलग है। वही तो मैंने कहा, दे दे भाई पंजाब की सरकार, कौन रोक रहा है? किसी भी चीज को अपराध घोषित करना वहां की सरकार के अधिकार में है, वो कर दे। और मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, अगर इनको रत्ती भर भी भरोसा होता, 90 दिन तो रह गए सरकार बनने में, ये जाके किसानों से कहते कि तुम पीछे आ जाओ, 90 दिन बाद हमारी सरकार आने वाली, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता आएगा तो मोदी ही। इसीलिए सिर्फ राजनीति करनी है, ना अपने राज्य में देना है, ना उनको समझाना है कि तुम इधर आ जाओ। अब तीसरी बात बताता हूं। इन्होंने कहा राज्यसभा में, तो
तो मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा के चुनाव हुए, नॉर्मली 37 विधायकों पर एक सीट निकलती है, 36 विधायकों में, क्योंकि 395 ने ही वोट किया था तो 36 पे एक सीट निकलनी थी। समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन जी को 41 वोट अलॉट किए, 5 फालतू। रामजी लाल सुमन जी को 40 वोट अलॉट किए, यानी 4 फालतू, जबकि उनके पास ओवरऑल में आरएलडी के हटने के बाद 4 वोट कम थे। मतलब आपने तीसरे कैंडिडेट को तो वोट अलॉटमेंट के समय ही खत्म कर दिया था। मतलब अगर आपके यहां टूट फूट नहीं भी होती तो सेकंड वरीयता में भाजपा का प्रत्याशी निकल जाता। मैं खुद ही कह रहे हैं टूट फूट, मतलब आपने तोड़ा था। अब सुनिए, तो अब इनके यहाँ टूटे कैसे, थोड़ा बताइए सर, आप ही का चुनाव था, कुछ तो समझाइए। उन्होंने तो कह दिया ना, हिंदू धर्म के खिलाफ अनाप शनाप बोलते थे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। मुख्य संचेतक अब मैं सुनिए, अब इनको भी रिजाइन कर देते हैं। देखिए, दोनों पार्टियों की कहानी। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में श्री राहुल गांधी जी चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे, कांग्रेस पार्टी के युवराज। अब आदरणीय सोनिया जी, राहुल गांधी जी की माता जी, यानी कांग्रेस की राजमाता जी, उन्होंने तो चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही उत्तर प्रदेश छोड़ दिया और वो राजस्थान से राज्यसभा चली गई। तो यदि सर्वोच्च नेताओं को ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो चुनाव जीत सकते हैं, यदि समाजवादी पार्टी को यह कॉन्फिडेंस नहीं था कि उनके जो 36 विधायक वो अलॉट करेंगे, वो उनको वोट करेंगे, वो जया बच्चन जी को बचाने के लिए 5 एक्स्ट्रा वोट दे रहे हैं, रामजी लाल सुमन को बचाने के लिए 4 एक्स्ट्रा वोट दे रहे हैं, तो भाई आपको अपनों पर यकीन नहीं है और आरोप दूसरों के ऊपर है। ये तो इन पार्टियों के किरदार से पूरी तरीके से साफ है। यानी अब बिल्कुल साफ हो गया है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 400 पार एनडीए, 370 पार भाजपा और 80 में 80 उत्तर प्रदेश में। एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, भगवान राम के मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन ये 7 विधायक ठीक रह गए, तब उनका अंतर्मन जो है नहीं जागा। उसके बाद से आइए, जब वो उस पर बाकायदा एक रेजोल्यूशन लाया ना, उसमें भी उन्होंने एंटी वोट किया विधानसभा में, तब भी उनका अंतर्मन नहीं जागा। 7 विधायक जितना आपको चाहिए था, उन्हीं 7 विधायकों का राज्यसभा चुनाव के ही दिन अचानक से कैसे अंतर्मन? अच्छा, उसका भी जवाब देता हूं। देखिए, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ जाए उसको कांग्रेस वाले आंसू निकलवा देते हैं। विक्रमादित्य जी के साथ भी यही हुआ, समाजवादी पार्टी में हुआ। वहां तक तो एक पॉलिटिकल स्टैंड है कि जाना नहीं जाना। यह बयान कि हिंदू धर्म एक धोखा है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसके बाद दिया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मूर्ति उर्ति में कुछ नहीं होता है। तो ये सातों स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से कहना चाहता हूं, एक बात सैद्धांतिक है जो समझ में आती है, परंतु दूसरी तरफ की बात तो समझ ही में नहीं आती है। 5 विधायक काहे एक्स्ट्रा वोट दे दिए भाई, 4 काहे एक्स्ट्रा दे दिए। और राहुल गांधी जी, अगर आज भी अभी सुप्रिया जी से पूछा जाए, ये चेयरपर्सन भी हैं, कि राहुल गांधी जी लड़ेंगे या नहीं अमेठी से, तो मेरे विचार से ये कहा जाएगा कि ये उत्तर मतलब ये ठीक है, इनको अधिकार भी नहीं है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इलेक्शन कमेटी तय करेगी। पर अगर आज की डेट में खड़गे जी से भी पूछ लिया जाए तो शायद वो भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक यात्रा के ऊपर चले हुए हैं और वो यात्रा इतनी शानदार है, वो जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां पर वो स्थिति है कि ऐ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे। कांग्रेस वाले कहते हैं हम रह गए अकेले रे। हर तरफ जो पार्टी उनके साथ आ जाती उसमें गड़बड़ा जाता। तो एक लाइन में कहूंगा, अंतर विरोधों से भरा हुआ गठबंधन, अंतर विरोधों से भरी हुई पार्टी, आशंकाओं से भरा हुआ नेतृत्व, वो पूरी तरीके से जनता के द्वारा तिरस्कृत हो रहा है। अमेठी से क्या लड़ेंगे राहुल गांधी, या फिर वहां का मोर्चा छोड़ देंगे अब हारने के बाद? सुप्रिया जी। नहीं, सवाल तो यह है कि 38 लोगों का भानुमति का कुनबा जोड़ा इन्होंने। पहले कहते थे एक अकेला, फिर जब इंडिया गठबंधन देखा दौड़े दौड़े गए, 38 लोगों को ले आई। ये अलग बात है कि उन 22 में से जिनके 0 सांसद है, कुछ ऐसी पार्टियां जिन्होंने आज तक चुनाव ही नहीं लड़ा। 38 लोगों का गठबंधन, भानुमति का कुनबा इन्होंने बनाया। इनकी एक भी सीट तय नहीं हुई है। हमने तो अपना गठबंधन यूपी में आम आदमी पार्टी के साथ 5 जगहों पर अनाउंस कर दिया, इस हफ्ते बाकी और गठबंधन अनाउंस हो जाएगा। अब ये अलग बात है कि ना इनको दिखता है ना मीडिया को वो दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा कि इनके यहाँ कितना अंतर विरोध है, वो अलग चीज है, छोड़ दीजिए उन चीजों को। 400 पार, 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे, 400 पर। अरे 400 पर जवाब नहीं दिया 400 में कंफ्यूज हो गए। ये 400 बीसी का नहीं चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है। पहले बोल लूं, जैसे उनको सुन रही थी, मुझे भी 2 मिनट सुनिए। ये 400 बीसी का चुनाव नहीं है, ये 400 का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। एक लाइन में जवाब देता हूं। उत्तर प्रदेश में भैया यानी राहुल गांधी जी और बबुआ यानी अखिलेश जी और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नहीं। बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने शाहजहां शेख को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सीआईडी अधिकारी टीएमसी के मजबूत नेता से सवाल करेंगे तो उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। अधीर ने कहा कि तृणमूल ने सीआईडी को अपना गुलाम बना लिया है, ऐसे में सीआईडी शाहजहां से कैसे सवाल जवाब कर सकती है? क्या मालिक कभी गुलाम को जवाब देते हैं? यहाँ तो शाहजहां उनका मालिक है, अगर वो उनसे सवाल पूछेंगे तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। क्या वो अपनी नौकरी को जोखिम में डालना चाहेंगे? अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुरादाबाद में संवाददाता सम्मेलन में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के सीनियर नेता ने कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि ताकि वह चुनाव तक आराम कर सके। उन्होंने कहा कि जेल में सीआईडी उन्हें मटन पुलाव और बिरयानी खिलाएंगे। क्या आपको लगता है कि वह सवालों के जवाब देने गया है? वह तो आराम करने गया है। दीदी ने उससे आराम करने को कहा है। अधीर रंजन ने कहा कि देखिएगा, जब चुनाव आएगा तो वह एक्शन में वापस आ सकता है। मेरा दावा है कि शाहजहां कुछ समय तक सलाखों के पीछे से काम करेगा। वह वहीं से चुनावी रणनीतियों को कंट्रोल करने वाला है।